हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये अगला पार्ट है। इसके पहले हमने यूट्यूब पर कुछ 15 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि वो इसके पहले के जो लेक्चर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो एक बार देख ले, समझ ले, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला जो पार्ट है वो समझने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो पहले कंसेप्ट है, बेसिक्स जो है, वो इसके पहले के लेक्चर में हो चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो लेक्चर भी आप सुन ले, देख लें। ये जो टॉपिक है या आज से जो सिलेबस शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये आपके महाराष्ट्र स्टेट की जो किताब में 12th की सिलेबस का पार्ट है। यहाँ से महाराष्ट्र स्टेट का 12th का सिलेबस शुरू होता है। सीबीएसई में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बेसिक से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया हुआ है। 11th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ये पार्ट नहीं है सीबीएसई में। तो आज हम देखेंगे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है। इसके पहले हमने समझ के लिया था कि जो चार्जेस है वो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमने प्लेस किया है तो ये अपने आसपास में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड को हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिपेंड किस पर करती है? ये इस पर डिपेंड करती है कि इसके करीब आप कौन सा चार्ज लाते हो। ये पॉजिटिव चार्ज के करीब यदि आपने दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाया तो आपको पता है कि दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दैट अनदर पॉजिटिव चार्ज, और there will be a repulsive force between the both the charges। और जब ये पॉजिटिव चार्ज के करीब यदि आपने नेगेटिव चार्ज लाया तो आपको पता है कि the lines will be outward from the positive and the lines will be inward, okay, at the negative charge। ये जो लाइंस है जिसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये हमने इसके पहले डिस्कस किया है कि वो जो लाइन होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और वो कहीं एक दूसरे को मिलते भी नहीं हैं। ओके, दे डोंट मीट ईच अदर एंड दे डोंट इंटरसेक्ट ऑल्सो। और पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके लाइंस आउटवर्ड रहते हैं और आपकी जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो लाइंस वो इनवर्ड रहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, और ये जो आपकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये किसने बताया? ये महान साइंटिस्ट फैराडे जो है उन्होंने बताया कि भाई ये जो आपके लाइन ऑफ फोर्सेस है वो उसे हम ऐसा पैटर्न समझ सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल ये लाइन दिख रहे हैं, कहीं चार्ज रखा हुआ हो और वहां पर आपको ऐसे लाइन दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ माइकल फैराडे ने ऐसा पैटर्न बन सकता है ऐसा बताया है। इसके आगे फैराडे कहते हैं कि भाई ये जो आपके लाइन ऑफ फोर्सेस है इसे आप ट्यूब ऑफ फोर्सेस भी मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि कोई थिन प्लास्टिक की ट्यूब हो या हेयर लाइक ट्यूब हो, या मान लो कि आपकी स्ट्रॉ हो, थिन ट्यूब हो, आप उसको इस जो लाइन ऑफ फोर्स को उसी के समान भी मान सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि जितने इसमें चार्ज है उतने आपके ट्यूब ऑफ फोर्सेस रहेंगे। मान लो एक यूनिट चार्ज है, एक ही चार्ज है आपका, तो आपका एक ही ट्यूब ऑफ फोर्स रहेगा। तो यहां पर हमने 4 चार्ज कंसिडर किए हैं। तो हमने दिखाया कि यहाँ पे 4 क्या है आपके ट्यूब ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। अब बात आती है कि मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, कोई एक एनक्लोज कंडक्टर है, कोई आपका एनक्लोज कंडक्टर है, उसमें मान लो कि कोई चार्ज रखा है, एनक्लोज कंडक्टर में कोई चार्ज रखा है, तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है वो आपकी नॉर्मल होती है आपकी सरफेस को, इसलिए हम नॉर्मल वर्ड यहां यूज कर रहे हैं। ये नॉर्मल का मतलब क्या है कि वो जो सरफेस होता है, मान लो कि ये कोई स्फीयर का है, उसका सरफेस है, उसको आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो आपकी नॉर्मल होती है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, नॉर्मल ये वर्ड यूज किया है। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ये क्या है? तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या रहेगा आपका? नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। यानी कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर में से कितने नंबर ऑफ ट्यूब निकल रहे हैं, स्फीयर में से कितने नंबर ऑफ ट्यूब निकल रहे हैं, तो हम कैसे ये मालूम करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ट्यूब कितने हैं डिवाइड करेंगे उसको हम एरिया से, तो हमें क्या मिलेगा? Q बाय ए।
Q बाय A मिलेगा। ये क्या होगा आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा। अब कंसीडर करेंगे हम एक स्फीयर, तो स्फीयर का जो एरिया है आपको पता है 4πr² उसका एरिया होता है, यदि रेडियस उसका r है तो फिर क्या होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू क्या होगा, आपका चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया, दैट्स 4πr²। वेरी सिंपल। तो यहां पर हमने क्या किया, दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। आपको पता है कि ये ट्यूब ऑफ फोर्सेस या लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये काय पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज एंड द परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब क्या है कि ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच का जो मीडियम है, इसके बीच का जो मीडियम है वो हो सकता है कि वैक्यूम हो सकता है कि एयर हो या और कुछ हो, तो उसका जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी को यदि हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, परमिशन टू डू द एक्टिविटी, मतलब परमिटिविटी। तो जैसा मीडियम चेंज होगा वैसे ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका बिहेवियर आपका चेंज होगा। ओके, तो यहां पर हमने इसको परमिटिविटी से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि ये जो Q और ये नीचे का जो डिनोमिनेटर का 4πr² एप्सिलॉन, ये मिला के क्या बनता है, Q अपन ये जो पार्ट इसका मिला क्या बनेगा, इसका बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यही जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है आपका, मान लो कोई स्मॉल सरफेस, ये ds जो स्मॉल सरफेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ds से, स्मॉल सरफेस से। और स्टूडेंट्स, यदि हमको टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकालना है कोई सरफेस का, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसका इंटीग्रेशन। लेकिन क्योंकि यहां पर जो कंडक्टर है वो आपका एनक्लोज है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल दिया है, यानी कि आपको इंटीग्रेशन का सिंबल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर एक राउंड बनाना है, वो दिखाता है आपका क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन ई ds, ये जो ds है ये स्मॉल एरिया है आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी नॉर्मल है ये ds को। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, क्लोज इंटीग्रेशन एप्सिलॉन ई ds। ये जो दूसरा डायग्राम है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ एंगल कर रही है थीटा विथ व्हाट, विथ ds। तो यहां पर हमने इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, ये कॉस एंगल होता है, तो यहाँ पे e cos थीटा इंटू ds किया। तो यहां पर हमने देखा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन e cos थीटा ds। तो स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका इक्वेशन या फॉर्मूला फॉर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एप्सिलॉन ई cos थीटा ds। cos थीटा क्या है, cos थीटा ये एंगल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये सरफेस का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बताता हूं ये टॉपिक। तो आज हम देख रहे हैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब यूं समझ लो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम नया नाम दे रहे हैं ट्यूब ऑफ फोर्सेस। ये नाम किसने दिया, ये माइकल फैराडे साहब ने दिया। तो उनका कहना था कि ये जो आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसे आप ट्यूब ऑफ फोर्सेस भी मान सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ट्यूब ऑफ फोर्स भी मान सकते हैं। और ये ट्यूब ऑफ फोर्सेस कैसे बिहेव करेंगे, उसका जो नेचर कैसा रहेगा, वो वैसा रहेगा जैसे आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का रहता है। सेम लाइक पॉजिटिव जो चार्ज है उसका आउटवर्ड रहेगा, आपका नेगेटिव जो आपका जो चार्ज होगा वहां पर वो इन्वर्ट के आपका एरो दिखा रहे ऐसे रहेगा। और यहां पर ये जो चार्ज है इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, इसके करीब जो चार्ज लाके रखेंगे उसके ऊपर। ये पॉजिटिव है, यहां पर मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज लाया तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स, देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स, और उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, ऐसे रहेगी। और यदि दोनों चार्ज ऑपोजिट है, ये चार्ज पॉजिटिव है, इसके करीब आपने नेगेटिव चार्ज लाया, तो दोनों की जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को मिला के वो एक इसी प्रकार आपका पैटर्न बनेगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो लाइंस है यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो रही है, यहाँ पर कहां पर, यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लाइंस क्राउडेड है, यहाँ पे क्राउडेड है। और ये क्यों, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस।
अब आज एक नया हमें क्या मिलता है, नाम मिलता है, वो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकालना हो तो फैराडे साहब ने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई कोई क्लोज कंटेनर, कोई क्लोज कंडक्टर हो और उसके अंदर मान लो कोई चार्ज हो, तो उससे बाहर निकलने वाली जो ट्यूब ऑफ फोर्सेस है, उसके बाहर निकलने वाली कोई ट्यूब ऑफ फोर्सेस है, वो ट्यूब ऑफ फोर्सेस और ये जो एरिया है आपके मान लो कि स्फीयर का, तो उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। तो ये मान लो कि यहां से एक ट्यूब निकल रही है, यहां से ट्यूब निकल रही है, यहां से ट्यूब निकल रही है, सारे ट्यूब यहां से निकल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि Q यानी कि नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन डिवाइडेड बाय आप उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। और एक एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, एक स्फीयर को कंसिडर किया। स्फीयर का रेडियस r है और स्फीयर का एरिया आपको पता है कि 4 पाई r स्क्वायर उसका एरिया होता है। तो यहां पर हमने चार्ज को डिवाइड किया 4 पाई r स्क्वायर से, दैट इज एरिया ऑफ द स्फीयर। तो क्या होगा कि वो नंबर ऑफ ट्यूब जो स्फीयर के बाहर निकल रही है डिवाइडेड बाय उसका हमने एरिया किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये Q इंटू एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। यहां मैं बता दूं आपको कि यहां एप्सिलॉन से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर देखेंगे आपकी Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन, ये जो पार्ट है इस इक्वेशन का, ये बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ये हमने देखा इसके पहले के लेक्चर में। और यही जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन यदि हम छोटे से एरिया ds के लिए निकालते हैं, ds कोई सरफेस के लिए निकालते हैं, तो क्या बनेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू एप्सिलॉन E ds। और इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो ds सरफेस है, ओके, और ये जो स्मॉल पार्ट है ये ds, ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम होने से हम क्या करते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन E ds हमने लिया है। ये क्लोज इंटीग्रेशन क्यों किया हमने, क्योंकि वो एक कंटेनर है, वो कोई सरफेस नहीं, वो एक कंटेनर होने के कारण, क्लोज सरफेस होने के कारण हमने यहाँ पे एप्सिलॉन E ds लिया है। और यहां पर जो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए कि वो आपकी नॉर्मल नहीं है ds से, वो कुछ एंगल कर रही है थीटा, वो कुछ एंगल कर रही है थीटा विद व्हाट, विद द ds। तो यहां पर हमने क्या किया, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो E cos थीटा, ये हमने कंसिडर किया, तो यहां पे क्या बना, यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन एप्सिलॉन E cos थीटा ds। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या बनता है आपका कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन E cos थीटा ds। आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक यदि आपको समझ में आ गया तो आपको गॉसेस थ्योरम भी समझ में आएगा। इसके आगे जो टॉपिक है वो है हमारा गॉसेस थ्योरम, और गॉस का थ्योरम होने के बाद में उसके कुछ एप्लीकेशंस है गॉस थ्योरम के, वो हम देखेंगे। और उसके बाद में आपका अगला पार्ट शुरू होता है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।